जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन हमारे जितने भी कैमरामैन यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान के महीने में कोरोना के मामलात के अंदर आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि बड़ा ज़रूरी है, ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो ये हमारी जंग चल रही है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। और मकसद हमारा यही है कि इन ज़ालिमों से किसी तरीके से आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ हम दिलाएं। लेकिन वो आपने सुना है ना कि लातों के जो भूत हैं वो बातों से मानते नहीं हैं। तो मैं आज चीफ़ जस्टिस साहब का बड़ा मशहूर हूँ, चीफ़ जस्टिस साहब के बड़े हम शुक्रगुज़ार हैं कि आज से 2 दिन पहले मैंने ये कहा भी था कि चीफ़ जस्टिस साहब सुओ मोटो नोटिस लिया जाए। जो मामलात सूबे सिंध के अंदर चल रहे हैं, जो कराची के ताजरों के साथ सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो ज़ालिमाना अंदाज़ इनका कंटिन्यूस बेसिस पे जिस दिन से ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ है, हमने चीफ़ साहब से बहुत दफ़ा गुजारिश करी कि इसका नोटिस लें और अल्लाह का शुक्र है कि ये नोटिस ले लिया गया है। और अभी कुछ देर पहले ऐलान हुआ है कि जितने भी मॉल्स हैं वो मुल्क भर के जो हैं वो आज से खोले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत ने और केपी हुकूमत ने आज से 2 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि पीर से जो हैं जितने भी मॉल्स हैं वो पंजाब के केपी के खोल दिए जाएंगे। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी जो हैं वो बता दिया गया था। लेकिन अफसोस कि जो रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध के अंदर ख़ास तौर पे कराची शहर के साथ, कराची के ताजरों के साथ जो रवैया उनका है वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर उनका चल रहा है। जिस दिन बिलावल जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिंध असेंबली में और ये लॉकडाउन का ऐलान किया था, हमने उसी दिन ये कहा था कि बताया जाए कि किस SOPs के तहत जो ये लॉकडाउन आपने लगाया है, किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, किस तरह राशन को तकसीम किया जाएगा और किस तरीके से लोगों को बेरोज़गारी से बचाया जाएगा। लेकिन चूँकि इनका लीडर भी निकम्मा है, इनका वज़ीर आला भी निकम्मा है, इनके मिनिस्टर्स भी निकम्मे हैं और ख़ास तौर पे इनके जो सन कोटे पे आए हुए जितने एडवाइज़र्स हैं वो भी सारे निकम्मे हैं। तो आज हम इस हालात के ऊपर आके खड़े हुए हैं कि हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब ने अब ये नोटिस लेना शुरू कर दिया है। जो चीफ़ साहब ने बात कही वो वही बात कही जो आज से 2 दिन पहले या पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी कही थी। क्या ये कोरोना जो है वो शाम के 5 बजे के बाद निकलता है? क्या ये कोरोना जो है ये जुम्मा हफ्ता इतवार नहीं निकलता? हमने तो ये भी कहा था कि क्या ये कोरोना जो है वो ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर नहीं जाता है, बाकी दुकानदारों के ऊपर जाता है? जो ताजर बरादरी हैं क्या उनके पास कोरोना जाएगा, बाकी जगहों पे नहीं जाएगा? जिस नालायकी से पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध के अंदर अपनी नालायकी दिखाई है, जो अपना रुतबा इन्होंने पूरे दुनिया के अंदर दिखाया है, मेरे ख्याल से मिसाल कहीं नहीं रहती। जितना नुकसान सूबे सिंध को पीपल्स पार्टी ने ये पिछले 2 महीने में पहुँचाया है, मैं समझता हूँ कि सदियों के अंदर ये लिखा जाएगा कि ये वक्त वापस अल्लाह ना करे कभी हमें देखना पड़े। और ये अल्लाह का शुक्र है एक तरीके से कि आवाम को इनका असल चेहरा नज़र आ गया कि कितने आवाम दुश्मन हैं। हम यहाँ पर आज बैठे कुछ चीज़ों को मेंशन करना चाहते हैं और उसकी कुछ डिमांड्स रखना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वापस चीफ़ जस्टिस साहब को इसका नोटिस ना लेना पड़ेगा और आप ख़ुद ही इस ज़बान को समझ जाएंगे जो ज़बान हम आपको समझा रहे हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो मार्केटों के बारे में है कि जितनी भी मार्केटें हैं, क्योंकि अब 4 से 5 दिन रह गए हैं, आपने 2 महीना आवाम को नुकसान पहुँचाया, आपने कोई SOPs नहीं बनाई। आप अंदाज़न 22 दिन यही कहते रहे वज़ीर आला साहब कि हम SOPs बना रहे हैं, हम SOPs बना रहे हैं, हम SOPs बना रहे हैं, लेकिन आप वो SOPs बना नहीं पाए। अब जब आपने SOPs बनाई हैं तो आपने मार्केट के टाइमिंग जो हैं वो ऐसे रखे हैं कि जैसे कि शाम को 5 बजे के बाद कोरोना निकलेगा और 5 बजे से पहले जिसने निकलना है निकल ले। इसमें सबसे बड़ी परेशानी जो देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि इस छोटे वक्त के अंदर जो थोड़ा कम आपने वक्त दिया है, इसमें आवाम एक ही टाइम पर सब निकलती है और मार्केट्स के अंदर रश हो जाता है। और हमें इस बात का डर है कि शायद आपकी इस नालायकी की वजह से, सिंध हुकूमत की नालायकी की वजह से शायद कोरोना के केसेस और ज़्यादा बढ़ ना जाएं। लिहाजा हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ईद के दिन तक, चांद रात तक जो है मार्केट्स को 24 घंटे खोला जाए। 24 घंटे मार्केट्स खोली जाएँ, आवाम अपनी आसानी से अपने काम काज को देख के मार्केट्स में जाएं। ख़वातीन को जाना है, बच्चों ने शॉपिंग करनी है, बड़ों ने लेना है, खाने पीने की अशिया लेनी है। जब टाइम का इतना बड़ा गैप आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कोविड के फैलने का ख़तरा भी कम हो जाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि वज़ीर आला साहब, जो लोग आपने साथ अपने बिठाए ना वो आपके चमचे हैं, आवाम के चमचे बिठाएँ जो कम से कम आपको अच्छी तजवीज़ दे सकें। उसके साथ साथ ये बात समझ नहीं आ रही है कि पेट्रोल पम्प्स को क्यों बंद किया गया है।
पेट्रोल पंप में क्या मसला है, एक गाड़ी जाती है, गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे दूसरा बंदा आता है, वो गाड़ी का टैंक फिल करता है, पैसे लेता है, गाड़ी चले जाती है। कल रात को शारे फैसल पे मैंने देखा कि कोई पेट्रोल पंप नहीं खोला हुआ था, शारे फैसल को बंद किया हुआ था, मेट्रोपोल से लेके आगे रास्ता पूरा जाने वाला शारे फैसल का बंद किया गया हुआ था। जगह जगह के ऊपर जो है अलग अलग लोकेशंस पे जो है इन्होंने नाके लगाए में, पुलिस ने भी, कोई सेंस ही नहीं बनता है, अलग अलग लोकेशन जो है वो बंद की हुई हैं। सो हम डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनको फौरी तौर पर खोला जाए, आवाम के साथ जो ये जुल्म हो रहा है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए और पेट्रोल पंप्स को खोला जाए। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है इस शहर को अगर सिर्फ देखा जाए तो जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है वो अंदाज़न 27,000 फिर 27,000 गाड़ियों की ज़रूरत है शहर को, बसों को 27,000 बसेस की ज़रूरत है। और वो मौजूदा जो इनके नालायक मिनिस्टर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने 10 बसें निकाली हैं, आज इस शहर के अंदर अंदाज़न मेरे ख्याल से सिर्फ 4,000 बसेस अवेलेबल हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि SOPs के तहत जो ट्रांसपोर्ट है उसको फौरी तौर पर खोला जाए, ख़ास तौर पे इंट्रा सिटी बसेस। आज सुबह मेरे घर का ड्राइवर जो है वो अपने घर को रवाना हुआ है और उसने मुझे बताया है कि मैं 4,000 रुपये अदा करूँगा, एक गाड़ी के अंदर हम 6 लोग बैठेंगे, 6 का मतलब है कि 4,000 फ़ी बंदा पे करेगा, 24,000 रुपये उस गाड़ी वालों को मिलेंगे और वो अपने घर तो फिर भी जाएगा। तो ये आपके इस कारनामे से क्या फ़ायदा हुआ? ये तो लोगों को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपका मकसद तो पूरा नहीं हो रहा है। लिहाजा ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए और उसके साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ जो मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मस्जिदों के जो नोटिफिकेशन है वो फौरी तौर पे नोटिफिकेशन निकाला जाए। जितनी बड़ी रातें हैं, जो ताक रातें आ रही हैं, जो जुम्मतुल वदा आ रहा है, उसको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी साहब आप निकालें। मैं कल की तारीख में आपके ऑफिस भी आऊँगा आपसे डिमांड करने के लिए, इसका चीफ जस्टिस साहब भी इसका नोटिस लें और आवाम को और ज़्यादा परेशानी के अंदर ना डाला जाए। मैं वंस अगेन चीफ जस्टिस साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने ये नोटिस लिया है। और चीफ साहब इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा कि इस सूबे के अंदर और भी बहुत ज़्यादा नालायकियाँ हैं, उसका भी नोटिस लिया जाए। आवाम का आज भी वही हाल है कि पीने के पानी के लिए भी चीफ साहब तरस रही है कौम सूबे सिंध के अंदर, तालीम के लिए बच्चे आज भी तरस रहे हैं और सेहत का भी वही तबाह हाल है। ये सूबा, ये जमात पीपल्स पार्टी, चीफ जस्टिस साहब सिर्फ आपकी ज़बान समझती है, ये सिर्फ आपके डंडे से डरती है और आपका खौफ है इसको। हम आपसे हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि नोटिस लीजिए कि जितनी बेज़ाब्तियाँ इस सूबे के अंदर हो रही हैं, जो अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान छाप रहे हैं, जो सूबे सिंध का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ये जमात पीपल्स पार्टी सत्यानाश कर रही है, इसका नोटिस लीजिए। हमें इस हुकूमत से, सिंध हुकूमत से बचाइए और कोई बेहतर रास्ते की तरफ हमें आगे की तरफ दिखाइए। कोई ऐसा कानून देख लीजिए जो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकले जिसके ज़रिए हमारा इनसे छुटकारा होए। फिर दोस्तों आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मुल्क में नालायकों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इससे कि कल जब मॉल खोलने की बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब नालायक हैं, नाअहल हैं। आज पता नहीं चीफ जस्टिस के लिए वो क्या कहेंगे। मैं तो ये नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन उनके लायक पढ़े लिखे समझदार लोग आज ये समझने लगे कि एक और बड़ी इंस्टीट्यूशन ने उनकी पॉलिसीज को रद्द किया है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ पूरे मुल्क को आपके तवज्जुह से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोचने का तरीका और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोचने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम एक सफ़े पे आ ही नहीं सकते, इससे कि हम सारे मसले को देखते ही मुख्तलिफ निगाहों से। PPP चाहती है कि कोरोना की वजह से अमवात कम से कम हो और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमवात कम से कम हो। वो कोरोना से डरते हैं,
हम कहते हैं कि कोरोना की वजह से जो अमवात हों वो भी कम से कम। पीपीपी ने हमेशा हर इमरजेंसी में पैसे बनाए और ये कोई नई इमरजेंसी नहीं आई है। अभी भी ये ऑडिट का जो हमने डिमांड किया है, जब इसके आएगा तो जैसे राशन बढ़ता हुआ नजर नहीं आता वैसे पैसे खर्च होते हुए भी नजर आएंगे। और हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, हम बात करते हैं गरीब को सुकून देने की, गरीब के तहफ़्फ़ुज़ की। इसीलिए हम एहसास प्रोग्राम में अंगूठे के निशान के साथ पैसे बांटे। पीपीपी को खुदा की रहमतें नजर नहीं आती, हमें नजर आती हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहली मौत कोरोना की वजह से, 27 को अमेरिका में। आज अमेरिका 85,000 से ऊपर और हम 800 से नीचे। खुदा के शुक्र करने का मकाम है, वो शुक्र नहीं अदा करते। हम रब का शुक्र अदा करते कि उसने हमारे खत्ते को महफूज रखा। वो इस फायदे से फ़ायदा नहीं उठाते, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम इस पे यकीन रखते हैं कि जब अल्लाह मियाँ ने हमें इतना बड़ा सहारा दिया है तो हम लोगों का नुकसान क्यों करें। पीपीपी की सोच में जैसे खुर्रम कह चुके कि ग्रोसरी स्टोर तो खोले जा सकते हैं, टेक अवे रेस्टोरेंट बंद रखे जा सकते हैं। ये सोच का फ़र्क बता रहा हूँ। पीपीपी की सोच के लिहाज से प्राइवेट गाड़ी में तो 3 लोग बैठ के सफ़र कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी के अंदर 3 लोगों को बैठने की इजाज़त नहीं है। पीपीपी की सोच के लिहाज से पहले वो कहते थे कि हम सारे सूबों को रास्ता दिखा रहे हैं, पहले हम करते हैं उसके बाद वो करते हैं। अब वो क्या कहते हैं आजकल वो कहते हैं कि जो वफाक कहती है वो हम करते हैं। करते ना पहले वो थे ना करते अब वो हैं। वो करते कुछ नहीं है, कहते सब कुछ है। मसला यही है, वो करते कुछ नहीं है, कहते सब कुछ है। अब बात ये है कि पीपीपी जो है वो चाहती है कि अमेरिका की तरह काम करें और रिसोर्सेज इस मुल्क के अफ्रीका से भी कम रखे हुए हैं। ये मुमकिन नहीं होता। पीपीपी चाहती है मेड इन यूके सोल्यूशन और पीटीआई चाहती है मेड इन पाकिस्तान सोल्यूशन। अपने मौरूजी हालात को देखते हुए हम अपने फैसले खुद करें। बात सारी ये कि मुकाबला क्या है। एक दिन उनके मुर्तज़ा वहाब साहब और दूसरे वज़रा ने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की तरह हो। मुर्तज़ा वहाब साहब, न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, मेरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कर दो न्यूजीलैंड जैसा। ये तो सिंध में है ना, 50 लाख की आबादी है। आपको पता है उस खत्ते में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेंसिटी कितने अशखास फी स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं? 18.2। पाकिस्तान में कितने रहते हैं? 239 फी किलोमीटर। और कराची में कितने अशखास रहते हैं फी स्क्वायर किलोमीटर? 4,200। बनाओ ना जरा न्यूजीलैंड। ये तो तुम्हारे इलाके में, बनाओ न्यूजीलैंड। किसने रोका है? लो जीरो। चलो बकौल उसके कराची से तो नफरत है, चलो लड़काने को ही बना दो। फिर ये जो खेल खेल रहे हैं ना, दोनों तरफ विकेट के खेलना, ये तो अब रुकेगा। हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारी नाअहली को। इसे कि ये पता नहीं है भाई तुम्हारा क्या प्लान है, क्या कब खोलने थे तुमने मार्केट? तुमने कह दिया ट्रांसपोर्ट ईद के बाद खोलोगे। ईद के बाद क्या होगा? अगर कोरोना बड़ा होगा तो तब भी खोलोगे। ये ट्रांसपोर्ट का खोलने का ईद के बाद की तारीख से क्या ताल्लुक है? कोई समझाए भाई। ईद के बाद क्यों? कोरोना चले जाए, ईद से पहले क्यों नहीं? भाई या तो कहो कि कोरोना अगर कम होगा तो हम ट्रांसपोर्ट खोल देंगे, वो बात मेरी समझ में आती है। तारीख नहीं समझ में आती। और उवैस शाह अपने आप को, अरे वो 2000 बसें किधर चली गई जो तुमने जुलाई में वादा की थी पिछले साल की? वो नासिर हुसैन शाह की 10,000 बसें किधर चली गई? वो 2.5 महीने से जिस SOP में बैठे हो, पता नहीं वो भी 9 महीने के बच्चे की तरह निकलेगी 9 महीने बाद।
एसओपी। तो ये चीज़ें जो हैं नासिर शाह साहब और उवैस शाह साहब, आपको जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दें। जो खुर्रम ने अभी सवाल पैदा किया है कि जिस शहर के अंदर 27,000 बसों की ज़रूरत हो और इस वक्त शहर के अंदर 5,000 बसें हैं और जो एसओपी बना है उसके लिहाज से बसों में आधी सीटें खाली रखनी है, तो अब रह गई बसें 2,000। बताओ एसओपी कैसे मनवाओगे? लाओ वो 27,000 बसें जो इस शहर को चाहते हो, अगर तुम सही मानों में पाकिस्तान के हमदर्द हो, अगर कराची के हमदर्द हो, अगर सिंध के हमदर्द हो। लाओ वो पॉलिसी जिसकी वजह से लोग 27,000 बसें चलानी शुरू करें शहर कराची में। वरना मुझे बताओ कि वो ट्रांसपोर्टर उस एसओपी को कैसे फॉलो करेगा। इसके माने अगर यही हालात रहेंगे तो तुम्हारे असूलों के लिहाज से तो जब तक कोरोना वायरस है उस वक्त तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, हम आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं लेकिन हर चीज़ की तरफ नहीं देखते। कुछ चीज़ों के लिए हम वफाक की तरफ देखते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम वफाक की तरफ देखते हैं, हम आईने पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। जब कोई सूबाई हुकूमत नाकाम हो जाए, जब कोई सूबाई हुकूमत अवाम की खिदमत ना करे, जब कोई सूबाई हुकूमत अवाम पे जुल्म करे, तो वफाक को अपना काम करना है। मैं आज इस मकाम से वजीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि सूबाई सिंध की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस सूबे के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जस्टिस हानी की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। इस शहर कराची में जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी वो पूरे सिंध में काम नहीं करती, कराची की सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, कूड़ा नहीं उठता। इस शहर में एक डॉक्टर को वेंटिलेटर नहीं मिलता। जब वो डॉक्टर फुरकान का केस, इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आप देख लीजिए। इस शहर में इस सूबे में, कराची जैसे शहर में 2007 से पानी के एक कतरे का इजाफा नहीं हुआ। 2004 से आज की तारीख तक इस शहर के अंदर सीवरेज के पानी को ट्रीट नहीं किया जाता, खुले समंदर में डाला जाता है। इस शहर में खानगी, इस सूबे में खानगी की सतह कम हुई है। इस सूबे में स्टंटिंग बढ़ी है, मेल न्यूट्रिशन बढ़ा है। इस सूबे में 35,000 से ज्यादा डॉक्टरों की असामियां खाली हैं। इस सूबे को तबाह करने वालों का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस सूबे में 2007 से पीएफसी का अवार्ड नहीं दिया गया। 2007 से 12 साल से इस पार्टी की हुकूमत है। अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम आज अपील करते हैं, असेंबली के मेंबरान होकर अपील करते हैं कि आईनी रास्ता इख्तियार किया जाए, वफाक अपना किरदार अदा करे। अवार्ड नहीं देगा, ये मेरी डिमांड है। सदर ममलकत से भी है कि चार्टर जो बना है इसका कमीशन का, उसके अंदर भी ये बात डाले। और अगर नहीं है तो मैं गवर्नर साहब से कहूँगा कि अपने नुमाइंदे से कहें सिंध के कि वो डालें, जावेद जब्बार से कहूँगा वो डालें, तारिक बाजवा से कहूँगा वो डालें, और उन तमाम वज़रा से कहूँगा कि पीएफसी उतना ही अहम है जितना एनएफसी अहम है। तो मैं
ये डिमांड भी करता हूं और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि अब से हमारी जद्दोजहद शुरू है। हम आर्टिकल 140A पे भी जाएंगे। हमने फैसला किया है कि हम तमाम MPs कोर्ट में जाएंगे, अपना बिल लेके जाएंगे जिसका मसौदा हमने तैयार कर लिया है, वो हम असेंबली में भी जमा कराएंगे। और ये मसौदा जो मैंने पहले बनाया था वो सिर्फ शहरी इलाकों का था। मुझे मेरे GDA के दोस्तों ने, मेरे अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी के कुछ करम फरमा हैं, उन्होंने कहा कि ये काम ना करें। इसके पिछला बिल एक आया था, वो सियासत की नज़र हो गया था कि ये सिंध को बांटने की बात, और मैं तो कभी सिंध के बांटने की बात करूँगा ही नहीं, ना कर सकता हूँ। तो हमने वो बिल वापस लिया। हमने एक पूरा बिल बनाया जिसमें देही इलाके और शहरी इलाके दोनों का बिल बनाया है। अब ये दोनों इलाकों का जो बिल बना है वो हम असेंबली में जाके जमा कराएंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे और हम ये कहेंगे कि 2013 का आईन नाकाम हो चुका है। सिंध के हालात को दुरुस्त करने तो हमने सिर्फ वफाक की तरफ नहीं देखना, हमने भी अपने जोर बाजू पे यकीन रखता है। तो हम इस लिहाज से आर्टिकल 140A को डिफाइन भी करेंगे, उस पर डिबेट भी शुरू करेंगे, 18वीं तरमीम पे भी डिबेट शुरू होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम आईनी तौर पे मुस्तहकम करेंगे, एक मजबूत पाकिस्तान की कोशिश करेंगे। और मैं हलीम साहब कुछ कहना चाहेंगे वो कह दें, लेकिन मैं आपके साथ कुछ फिगर शेयर करता जाऊं कि आपको अंदाज़ा हो कि एक और मसला भी अहम है। लॉकडाउन 20 मार्च को अमेरिका में शुरू हुआ और 15 मई से उन्हीं ने तकरीबन ख़त्म कर दिया सारी चीज़ें। और जब शुरू हुआ तो उस वक्त तक 861 अमवात हो चुकी थी जब लॉकडाउन लगा, और जिस वक्त ईज़ हुआ तो 82,119 अमवात हो गई थी। और जिस दिन ईज़ हुआ उस दिन अमेरिका में 1286 लोग मरे थे। कितने लोग? 1286 लोग। स्पेन में लॉकडाउन हुआ जब 120 अमवात हो चुकी थी और लॉकडाउन शुरू हुआ 14 मार्च को और उन्हीं ने 9 मई को ख़त्म कर दिया। स्पेन में 26,251 लोग मर चुके थे। यूनाइटेड किंगडम जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ 281 लोग मरे थे और ये था 20 मार्च का दिन, और इन्हीं ने ख़त्म किया 10 मई को। और बरतानिया में 30,395 लोग मर चुके थे। इटली में लॉकडाउन शुरू हुआ 366 अमवात पे और तारीख थी 9 मार्च और ख़त्म ये हुआ 3 मई को। 3 मई को ख़त्म हुआ। ईरान में 514 लोग मरे थे और 14 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ और इन्हीं ने, ईरान वालों ने 20 अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म किया और उस वक्त तक वहाँ की अमवात 5,118 थी। आज ईरान में अमवात जो हैं वो 7,000 से ऊपर है। और पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई थी? जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान में 6 अमवात हुई थी। और सिंध में कितनी अमवात हुई थी? 1। और लॉकडाउन शुरू कब हुआ था? सिंध में 20 मार्च को। 23 मार्च की छुट्टी से पहले 3 दिन का लॉकडाउन लगाया था। 20 मार्च, 20 अप्रैल और अब 20 मई, 2 महीने, 60 दिन और लॉकडाउन ख़त्म होने का नाम नहीं। अब मैं आपको उन मुल्कों के नाम भी लेता चला जाता हूं, चंद मुल्कों के जहां लॉकडाउन लगा ही नहीं। जापान लगाया ही नहीं लॉकडाउन, स्वीडन, ताइवान, इंडोनेशिया हमारे साथ आबादी में बराबर का मुल्क है।
मुसलमान भी है, बेलारस और भी फहरिस्त है। तो आप बताओ अक्लमंद कौन है, जाहिल कौन है? हकीकत ये है, अपने फैसले खुद करो, अपने इलाके के लिहाज से करो, अपने अवाम की सूरत हाल देख के करो। मैं इमरान खान को सलाम करता हूँ कि वो ऐसी क़यादत दे रहा है जिसके अंदर बेलौस भी है। इससे कि उसको अपनी पॉपुलैरिटी की फ़िक्र नहीं थी, उसने रोज़े अव्वल कहा और आज भी उसी स्टैंड पे कायम है। हम इधर उधर कहीं भी हों, उसने कहा ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है, इस मुल्क का गरीब मुतहम्मिल नहीं है कि वो लंबे लंबे लॉकडाउन बर्दाश्त कर सके। इमरान खान, तुम्हारे विजन को सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचा तो कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। खुर्रम भाई ने और नकवी साहब ने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की है, लेकिन मैं एक दो बातें सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। चूँकि कल आपसे तफसीली बातचीत हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ कि हर काम ना डालें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे और जो उनसे रह जाए वो चीफ़ जस्टिस साहब कर दें। जो हम सब कह रहे थे, आज चीफ़ जस्टिस साहब ने जो फ़ैसला किया हम उसको सलाम पेश करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जितना आपने गदर किया है 15 से 12 साल में, तो भाई ये नमाज़ें खोल जाओ, जमातें खोल जाओ, या आखिरी मसाजिद खोल जाओ। जुम्मतुल विदा आ रहा है, ईदैन आ रही है, SOPs के साथ। अल्टीमेटली हर चीज़ SOPs के साथ खोलनी है। हम डिमांड करते हैं जब सब कुछ खुल रहा है। और बात यह है कि जब अपनी मर्ज़ी से अपना काम चला रहे होते हैं, हमने दीन के फ़ैसला करना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में। जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं सऊदी अरब में मस्जिद नबी बंद है, खाना काबा बंद है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है सऊदी हुकूमत का। दूसरी तरफ फिर अगर हुकूमती फैसलों में चलना है तो दुबई के अंदर तो मॉल्स खुले हुए काफ़ी अरसे से। आपने कुरान और सुन्नत पे दीन का फ़ैसला करना है या आपने सऊदिया शाह सलमान के ऊपर फ़ैसला करना है? अगर शाह सलमान के कानून पे फ़ैसला करना है तो फिर हाथ काटने शुरू कर दो इन सब चोरों के। आधी असम्बली टुंटों पे मुश्तमिल हो जाएगी। सिंध असम्बली आधी हाथ कटे हुए होंगे, टुंटों की असम्बली होगी तुम्हारी। चलो ना, फिर शाह सलमान का कानून लगाना है, लगाओ अपने ऊपर, फिर चोरों पे लगाओ जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। अजीब मसाजिद के अंदर आपने, मैं कहता हूँ इमाम बारगाहें खोली जाएँ, मसाजिद खोली जाएँ SOPs के साथ। और सबसे पाक जगह हमारी इमाम बारगाह, हमारी मसाजिद होती हैं, जहाँ वज़ू करके लोग जाते हैं, पाक साफ़ होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरी डिमांड ये है। दूसरी बात, सिंध असम्बली का इजलास अपोजिशन लीडर ने 14 दिन होने को आए, तकरीब हुआ चाहते हैं, आ गया अनाउंसमेंट आ गया। कब कर रहे हैं? 20 तारीख को। जितनी मुश्किल से उन्होंने इसकी मीटिंगें करके, भाई वो AC की डक्ट से अंदर जो है कोरोना निकल के आ जाएगा, AC की लाइनों में से कोरोना आ जाएगा। भाई हर रोज़ उसी असम्बली के ऊपर दरबार हॉल में हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वो कोई उसकी लाइन बिलावल हाउस से आती है? मतलब उसकी तो कोरोना लेकर आती है, वहाँ से क्या आता है दूसरी लाइन से? मैं कहता हूँ कि इनको बचना था कि चूँकि ये बेनकाब होंगे। 2 दिन मुश्किल से 2 दिन का इजलास रखा गया। इस्लामाबाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को मिलनी चाहिए। सिंध में चार्टर ऑफ करप्शन, सिंध में नकवी साहब आ गए तो आपके तो कहते हैं पिंजर ढीले कर देंगे, वो आपको बेनकाब कर देंगे। इस्लामाबाद में आपका कानून और इस्लामाबाद में इजलास होना चाहिए। इस्लामाबाद में इजलास हो रहा है, पीपल पार्टी शामिल है। वहाँ बन जाते हैं ये जमहूरियत के अलमबरदार नेल्सन मंडेला के पैरोकार। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद जाके सारी क़यादत जमहूरियत के अलमबरदार बहुत बड़े COD नेल्सन मंडेला के पैरोकार। सिंध पहुँचते ही ये डिक्टेटर, सिविलियन डिक्टेटर बन जाती है पीपल्स पार्टी। सिंध पहुँचते ही ये हिटलर की बाकियात बन जाते हैं। सिंध पहुँचते ही COD को भूलकर COC पे अमल कर देते हैं। हम समझते थे कि इजलास पहले हो जाना चाहिए था और देर लगा दी इन्होंने उसके अंदर। डेमोक्रेसी है ये चार जाओ क्या नहीं, चाट जाओ डेमोक्रेसी, चाट जाओ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चाट जाओ डेमोक्रेसी। उसके अलावा परसों एक वजीर साहब ने फरमाया कि जी हमारे पास वेंटिलेटर्स, वफाक ने एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया। मैं नाम नहीं लेता, NDMA ने कल बताया कि 20 वेंटिलेटर्स दिए जा चुके हैं, 500 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। और मुर्तज़ा वहाब की उसके फिगर के मुताबिक 283 यहाँ मौजूद है कराची में, और तकरीबन 304 अंदरून सिंध में, ओवरऑल सिंध के अंदर। मतलब 500 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं।
23, 24, 25 वेंटिलेटर्स यूज़ में हैं। तो भाई वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत वेंटिलेटर पे है। आपको अपने लिए वेंटिलेटर्स चाहिए। आप करप्शन का शिकार होकर आपका सांस बंद हो चुका है खा खा के, इसलिए मैं समझता हूँ वेंटिलेटर मरीजों को तो देना नहीं है, कोई ऐसे वेंटिलेटर अब इजाद कराइए नकीब भाई जो इनके इस्तेमाल में आ सके। जब ये करप्शन से इनके सांस बंद होने लगे हैं, खा खा के यहाँ तक इनका पेट भर चुका है, इनको सांस की ज़रूरत है। शायद तुम्हें तो और मैं बता रहा हूँ वेंटिलेटर की शॉर्टेज। दूसरे अलावा तकरीबन अभी तक NDMA की जानिब से 2,35,000 PPEs जो डॉक्टर्स के सूट है, 2,35,000 डॉक्टर के सूट दिए जा चुके हैं। कहाँ गए भाई, नज़र तो नहीं आते। N95 मास्क और 95 मास्क तकरीबन 8,30,000 के करीब N95 और KN95 मास्क दिए जा चुके हैं। और ये लॉकडाउन की बात हो रही, WHO एक दफ़ा गलती से मुंह से निकल गया कराची का विजिट करते हुए WHO की टीम का कि जी वेल डन। वो आज तक घसीट रहे हैं भाई, दुनिया ने कह दिया, दुनिया ने कह दिया, खाक कह दिया दुनिया ने। आज WHO कह रहे हैं कि दूर फिटे हुए मुँह तुम्हारे कि तुमने कुछ भी नहीं किया सिंध के अंदर। सूरत हाल ये है कि WHO कहता है इसी तरीके से लॉकडाउन अगर रहे तो खुदा न खास्ता 1.2 मिलियन बच्चे, BBC की रिपोर्ट है 14 मई की, 12 लाख बच्चे ज़्यादा मर सकते हैं। और उसकी द टेलीग्राफ की न्यूज़ आइटम है कि इसमें 4.5% मोर्टेलिटी रेट बच्चों का बढ़ सकता है अगर छोटे हम जैसे मुल्कों में छोटे छोटे कमरे में लोगों को बंद किया गया। तो मैं कहता हूँ ड्रामेबाजी बंद कीजिए, फौरी तौर पर मार्केट्स को खोलिए, ट्रांसपोर्ट को खोलिए, मसाजिद को लॉकडाउन खोलिए। और हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। इनको खौफ क्या है कि मसाजिद में ये दुआ ना हो जाए अल्लाह ताला भी हो सकता है अगर जो भी करना होगा। लेकिन और मैं चाहूँगा नकवी साहब कोई सवाल जवाब हो तो। भाई जी जान जी मैंने आपने अगर सुना हो, मैं तो ये डिमांड कर रहा हूँ कि 149(4) के तहत वो कामयाब ना हो तो इमरजेंसी लगाओ, और इमरजेंसी कामयाब ना हो फाइनेंशियल 235 तो 234 लगाओ। इससे कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इनको सिंध के अवाम की किस्मत का फैसला करने का हक दिया जाए। आप कौन जी बता दो कौन गवर्नर बनता है, कब बनता है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आज की तारीख में कोई गवर्नर राज की बात नहीं हो रही। आज बात कर रहे हैं 149(4) या फाइनेंशियल इमरजेंसी के। इससे कि हम समझते हैं कि जमहूरियत एक बड़ी अजीम चीज़ है, लोगों को हिलाना चाहिए। आइन के अंदर अगर कोई प्रोविजंस हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि ये हुकूमत हिल जाए और दुरुस्त हो जाए। हमें उम्मीद है कि 149(4) और 235 ही इनके लिए काफ़ी होगा और हमें 234 का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये बता दीजिए कि माशाल्लाह सारे अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, कप्तान के खिलाड़ी है सिंध में, कप्तान बॉल कराता तो पता लगता है कि विकेट गिर रही है। आप लोग फील्डिंग क्या सिंध में सही नहीं कर रहे, जो बॉल बाउंड्री की तरफ, ये सवाल तो मेरा बाउंड्री की तरफ करनी जाती है। आज फैसला होने जा रहा है ट्रेन चलाने का। वज़ीर आला सिंध और अवेल शाह कह रहे हैं ट्रेन नहीं चलने जाएंगे। अगर वफाक की रेट कायम नहीं तो खिलाड़ी किस तरह रेट कायम कराने का अपना किरदार अदा करेंगे या बॉल को सिलों से बाउंड्री की तरफ जाने देंगे? अरे हमने फैसला किया है कि अब ये जो है खेल हमने खेलना है शायकीन के मज़े के लिए। हमने तो मियादाद के छक्के लगाने हैं शारजा में, ठीक है। तो आज का भी छक्का यही होगा कि लोगों को खुश करो। ईद के ऊपर मुराद अली शाह के बच्चों को नए कपड़ों का शौक़ नहीं है, बाकी सारे अवाम के बच्चों को शौक़ है। जो लोग शहर से अपने घरों से बाहर हैं उन्हें अपनी ईद गुजारने का शौक़ अपने बच्चों और अपने ख़ानदान वालों के साथ है। हम उनको शायद मौत से तो ना बचा सके इतना, लेकिन हम उनको खुशी ज़रूर देंगे। मैं तो इस के हक़ में हूँ कि ट्रेनें चलनी चाहिए, SOPs के तहत चलनी चाहिए, लोगों को पूरी एहतियात करनी चाहिए, अपने आप को भी बचा के रखिए। हम तो रोज़े अव्वल कहते हैं कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है।
पहले तो मैंने असेंबली के इजलास पे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात किए वो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन नहीं मैं अच्छा, लेकिन देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने इजलास को तलब किया था वो वज़ीर आज़म थे। बताइए किसने तलब किया था, दावत किसने दी थी इस इजलास की। ये ऐसी बात है कि फिरदौस शमीम नकवी ने रिक्वेजिशन किया सेशन को और ख़ुद जाके घर में बैठ गया कि मैं तो डायबिटिक भी हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी है और मुझे जो है उम्र भी मेरी 65 साल की हो गई। क्या मुझे जिस दिन इजलास बुलाया था उस दिन मुझे नहीं पता? बिन बुलाए तो हम खुदा के घर नहीं जाएंगे, हम असेंबली में क्यों जाएं? जिसने इजलास बुलवाया था वो वहाँ मौजूद होता तो वज़ीर आज़म आता। जब वो खुद नहीं मौजूद था तो वो किस तरह डिमांड कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद हो? पूरी टीम मौजूद है उसकी। टीम मौजूद है, बाकी को भेज दिया जवाब दे दो, और ख़ुद कौम के सामने रोज़ आता है मेरा लीडर, मेरा वज़ीर आज़म, हर जवाब देता है। जी देखिए बड़ी सी, मैं समझ गया आपका सवाल, दोबारा वाज़ेह कर देता हूँ बात। पाकिस्तान का मुकाबला दो किस्म के अमवात से, जिसको हम कहते हैं डेथ वर्सेस डेथ। एक कोरोना वायरस की वजह से अमवात है और दूसरी ये कोरोना के जो हमने रिएक्शंस किए हैं उसकी वजह से अमवात है। बेरोजगारी भी है, डिप्रेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अमवात की वजह बनती है। हमारा मकसद टोटल अमवात को कम से कम रखना है, उसी के लिहाज से हमारा लाएमल है। बात सारी ये, जब खान साहब वज़ीर आज़म रोज़ कौम के सामने आके अपनी पॉलिसी नेशनल टेलीविज़न पे बयान करते हैं, तो कौन सी ऐसी पॉलिसी पेश की पूरी ऑपोजिशन ने मिलके कि हम हुकूमत वक्त को ये लाए अमल देना चाहते हैं? बता दें कि शहबाज शरीफ साहब का वो 20 सफ़े का थीसिस किधर है जो हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठ के वो बनाते हैं? वो पेश तो किया जाता, पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश किया जाता कि हमारी हुकूमत होती तो हम हर किसी को 50,000 रुपये देते और वो पैसे जो थे वो आते कहाँ से जो नवाज शरीफ पाकिस्तान को भेजेगा। तो ऐसी बात करते तो हम मान ले। एक आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सब सहाफ़ियों के लिए मेरा पैगाम है, जितने कैमरामैन यहाँ पे मौजूद हैं, जितने सहाफ़ी बैठे हुए हैं, आप सबसे गुजारिश है, ख़ास तौर पे सूबे सिंध से जिसकी वाबस्तगी है, जाएं अपने भाई अपने